गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे जे.एस. मिल का पारस्परिक मांग का सिद्धांत। इससे पहले हमने देखा था एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत और रिकार्डो का तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत। एडम स्मिथ के सिद्धांत में कुछ कमियां थी, उसको सुधार किया किसने? रिकार्डो ने। जबकि जो रिकार्डो के सिद्धांत तो सिर्फ ये बताता है कि एक देश को तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है इसलिए वो ट्रेड करता है, पर वो ये नहीं बताता कि उसको ट्रेड करने से कितना गेन होगा या कितना उसको प्रॉफिट होगा या वो किस अनुपात में होगा, वो इसको नहीं बताता। रिकार्डो के सिद्धांत में जो कमियां थी उसको जे.एस. मिल ने दूर करने का प्रयास किया है। तो आज हम देखेंगे जे.एस. मिल का पारस्परिक मांग का सिद्धांत। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि पारस्परिक मांग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जे.एस. मिल। रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत का विश्लेषण तुलनात्मक श्रम लागतों के आधार पर किया था, और रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत था मात्रात्मक अर्थों में, क्वांटिटी में ये नहीं बता पाता था कि वस्तुओं का विनिमय किस अनुपात में होगा और व्यापार से प्राप्त लाभ किस अनुपात में उनमें बांटा जाएगा। इसका विश्लेषण किसने किया? जे.एस. मिल ने अपने सिद्धांत में किया। उन्होंने रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में संशोधन किया, और जो रिकार्डो है वो तो तुलनात्मक श्रम लागतों की बात करता है, जबकि जो जे.एस. मिल है तुलनात्मक लाभ की दृष्टि से तुलनात्मक लागत अंतरों की व्याख्या की। तुलनात्मक लागत अंतर माने कि एक देश में एक वस्तु को उत्पादित करने में जो लागत है वो दूसरे देश में उस वस्तु को उत्पादित करने में लागत से भिन्न है। ठीक है, तो रिकार्डो ने अपनी प्रसिद्ध जो पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसमें 1848 में पारस्परिक मांग के नियम का विकास किया। इसकी सहायता से उसने अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर के निर्धारण और व्यापार करने वाले देशों में व्यापार के लाभों के वितरण के विषय की व्याख्या की। उसने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार होगा और जो देश ट्रेड कर रहे हैं उनमें जो व्यापार से प्राप्त लाभ है उसको किस प्रकार बांटा जाएगा। इसके बाद पारस्परिक मांग और व्यापार की शर्तों को वर्णित करने के लिए प्रस्ताव वक्रों का प्रयोग किया। तो प्रस्ताव वक्र भी कई बार पूछ लिया जाता है छोटे क्वेश्चन में 2 नंबर में कि प्रस्ताव वक्र या इसका दूसरा नाम है ऑफर कर्व किसे कहते हैं। तो प्रस्ताव वक्र जो है उसका सर्वप्रथम इसकी अवधारणा किसने दी थी? मार्शल और एजवर्थ द्वारा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो प्रस्ताव वक्र होता है वो यह प्रकट करता है कि एक देश किसी वस्तु की कुछ विशेष मात्राओं के बदले में एक विशेष वस्तु की कितनी मात्राएं दूसरे देश को देने को तैयार है। अर्थात अगर कोई देश, मान लो एक्स देश वाई देश के साथ क्या कर रहा है? ट्रेड। तो एक्स देश वाई देश के साथ ट्रेड कर रहा है, तो एक्स जो देश है वो मान लो कोई भी गुड़ है उसकी जो भी मात्राएं प्राप्त कर रहा है, आयात कर रहा है, उसके बदले में वो कितना निर्यात करना चाहता है दूसरी वस्तु का, है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना। पारस्परिक मांग का जो सिद्धांत है अब इसकी व्याख्या हम देखेंगे। अब तक हमने देखा था इसका परिचय की जो रिकार्डो के सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई थी उसको जे.एस. मिल ने दूर किया। ठीक है, तो जे.एस. मिल के अनुसार 2 देशों के बीच वह वास्तविक अनुपात जिस पर वस्तुओं के सौदे किए जाते हैं महत्वपूर्ण ढंग से प्रत्येक देश की वस्तु के लिए दूसरे देश की मांग की लोच और शक्ति अथवा पारस्परिक मांग पर निर्भर करता है। जे.एस. मिल ने क्या बताया कि 2 देशों के बीच जो वास्तविक अनुपात होता है, वो जिस पर वो ट्रेड कर रहे हैं, विनिमय दर भी कह सकते हैं आप इसको, तो वो किसके द्वारा डिसाइड होती है? एक देश में दूसरे देश की वस्तु के लिए क्या लोच है और पारस्परिक मांग क्या है, इस पर निर्भर करती है।
पारस्परिक मांग का भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसकी डेफिनेशन। तो पारस्परिक मांग से क्या अभिप्राय है मिल का, है ना। कई बार जैसे मान लो पारस्परिक मांग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की और इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर में आ जाए, है ना। तो पारस्परिक मांग से मिल का अभिप्राय है आयात की विभिन्न मात्राओं के बदले में एक देश निर्यात की कितनी मात्राओं को प्रस्तुत करता है। अर्थात मान लो कोई एक देश एक्स वस्तु की 2 मात्रा प्राप्त कर रहा है, बदले में वो वाई वस्तु की कितनी मात्राएं बेच रहा है, 3 मात्रा, या फिर 3 इकाइयाँ, या फिर 1 इकाई। तो ये क्या बताती है, पारस्परिक मांग कहते हैं इसको, कि मतलब एक देश से जो वो आयात कर रहा है वस्तु की मात्रा, उसके बदले में उसको कितनी मात्रा निर्यात कर रहा है। अर्थात पारस्परिक मांग एक देश के उत्पाद के लिए मांग की दूसरे देश में गहनता है। इसकी कुछ मान्यताएं जिसके आधार पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, या इसकी व्याख्या उन मान्यताओं के आधार पर की गई थी। फर्स्ट वही जो, क्योंकि क्लासिकल में आता है, जेएस मिल भी, एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेएस मिल सब किस में आते हैं, तीनों क्लासिकल में। तो इनकी मान्यताएं लगभग सेम सी है। फर्स्ट मान्यता है व्यापार 2 देशों ए और बी में किया जाता है, अर्थात 2 नेशन ट्रेड की बात कर रही है, द्विपक्षीय ट्रेड की बात कर रहे हैं। सेकंड इसमें पॉइंट है व्यापार 2 वस्तुओं के द्वारा किया जाता है, या और उत्पादन का एक साधन क्या है, श्रम। एडम स्मिथ ने भी ये माना था, रिकार्डो ने भी माना था। अर्थात जेएस मिल भी एडम स्मिथ और रिकार्डो की भांति 2x2x1 मॉडल की बात करता है, 2 देश 2 वस्तुएं और एक साधन श्रम। ठीक है। इसकी तीसरी मान्यता है दोनों देशों में उत्पादन पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अनुसार होता है, अर्थात जिस अनुपात में साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है उसी अनुपात में वस्तु के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इसी को तो कहते हैं पैमाने की स्थिर प्रतिफल। अगली इसकी मान्यता है बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता की हालतें पाई जाती है, अर्थात साधन बाजार और वस्तु बाजार दोनों में परफेक्ट कंपटीशन की हालत पाई जाती है। इसके बाद इसकी जो मान्यता है वो है सरकार हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करती है। हस्तक्षेप माने कि सरकार मार्केट में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, मार्केट की जो शक्तियाँ है, मांग और पूर्ति, उसके आधार पर ही कीमत का डिसाइड होता है, या उसके आधार पर ही मार्केट का जो निर्धारण होता है। मतलब सरकार खुद की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं करती। हस्तक्षेप की नीति या लेसेज फेयर की नीति का अनुसरण करती है। तो ये था रिकार्डो के सिद्धांत का परिचय, इसकी मान्यता है। कल हम देखेंगे इसकी व्याख्या। ठीक है, धन्यवाद।